हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करेंगे सीएमए फाउंडेशन के लॉ की एक नए एक्ट की। एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या कहता है ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? किस बारे में है ये एक्ट? इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा तो किसी कानून को बनाने के पीछे कोई कारण होगा, है ना। और सबसे पहली बात ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब क्या हुआ सर? वो नेगोशिएबल है ना, नेगोशिएबल म्हणजे तो काय आपण बार्गेनिंग करतात ना ते नहीं। यहाँ पर हम एक्ट जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इस एक्ट के अंदर नेगोशिएबल मतलब बार्गेनिंग नहीं होगा। नेगोशिएबल मतलब यहाँ पर नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल है। यहाँ पर नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल है और इंस्ट्रूमेंट से ये कहना चाहते हैं कोई भी ऐसा कागज जिसे आप पैसों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा मतलब क्या बना? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा मतलब ये बना कि ऐसा कोई कागज जिसे आप पैसे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के नाम पर, है ना। समझ रहा है? देखो मैं हूँ ना एकदम बहुत एवरेज बच्चा हूँ, बहुत बहुत ही एवरेज, एकदम भस्कौल हूँ। तो मैं एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, ठीक है। और हम लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो आई थिंक वी शुड लर्न बाय दिस वे ओनली, है ना। एक एक वर्ड को अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ही हमें हेल्प होगी। तो फिर ये इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी? ये एक्ट बनाने का जरूरत क्या था? एक्ट बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, चलो सुनो, एक कहानी बताता हूँ मैं 1881 के पहले की। 1881 के पहले की एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। हुआ यूं कि एक गांव में, एक बहुत बड़े गांव में नहीं, एक मीरा भाईंदर के अंदर एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। मालिक, श्रीमंत म्हणतात ना आपण। हाँ, तो एक श्रीमंत, एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था, ठीक है, अपना अपना नाम मान लो। मैं भी अपना नाम मानता हूँ, आशीष। आशीष सेठ थे बहुत बड़े। तो उनका बहुत रुतबा था। मीरा भाईंदर के अंदर बहुत बड़ा रुतबा था कि हाँ भाई, इनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बड़े व्यापारी थे। अब हुआ ऐसा कि मार्केट के अंदर मंदी आ गई। मंदी आई तो आशीष भाई तो कहीं मंगल से नहीं आए, वो भी पृथ्वी पृथ्वी पर थे, तो उनके यहाँ पे भी मंदी आई, उनके पास भी पैसे नहीं थे। तकलीफ ये हुई कि इनका रुतबा है मार्केट के अंदर। अब ये किसी से उधारी में रॉ मटेरियल इनको जो अगर खरीदना था, ये उधारी में खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर कहेंगे कि भाई पैसा नहीं है, अगर ये कहें कि हाँ भाई अभी दे दो, 2 महीने के बाद देता हूँ, तो शान और शौकत कम हो जाएगी ना। भाई साहब, सेठ के पास पैसे कहाँ से नहीं है, ये कैसे हो गया? तो आशीष भाई ने क्या कहा कि आइक ना, मेरा जो मुंशी है वो कहीं बाहर किधर बाहर गया है, एक काम कर, मैं तेरे को लिख के देता है, वो पेपर दे, एक में लिख के देता है, साइन कर देगा मैं, तो अभी मैं तेरे को 1 महीने के बाद पैसा देता है। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। भाई आप बड़े आदमी, ये थोड़ी पैसा डुबाएगा अपना। तो मैं जो रॉ मटेरियल का सप्लायर था, उसने मुझे सिर्फ लिखित पे उधारी दे दिया। यहाँ पे मेरी शान भी कम नहीं हुई, मैंने कह दिया मेरा मुंशी बाहर गया हुआ है, ठीक है। अब हुआ ये कि मंदी के कारण मेरा पूरा का पूरा जो व्यापार था, आशीष का जो पूरा व्यापार था, वो खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय। अब इसमें तकलीफ ये हो गई कि आशीष भाई खुद तो डूबे ही, उनका जो रॉ मटेरियल का सप्लायर था उनको भी ले डूबे, उनका भी पैसा डुबा दिया ना। अब ये जो सप्लायर थे, सप्लायर समझ लो, मैं मेरा एक फ्रेंड सप्लायर है, तो उसने क्या किया कि गया कोर्ट के पास, कोर्ट में केस किया अब भाई साहब के पास से,
कि पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो कोर्ट में केस होके भाई कोर्ट ने समझ लो एक बार के लिए ये फैसला भी सुना दिया कि हाँ भाई तुमको पैसा देना पड़ेगा, आशीष भाई तुमको पैसा देना पड़ेगा। बट तकलीफ ये थी कि अगर समझो आशीष भाई नहीं भी डूबते, आशीष भाई नहीं भी डूबते, पर क्या शिवम को, मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, क्या उसको पूरे 1 महीने में पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ सकती है ना। क्या शिवम का कोई जो क्रेडिटर है वो पैसे मांगने नहीं आएगा? आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। पर क्या ये पेपर, लिखा हुआ पेपर, वो उसको दे सकता था 1881 के पहले? नहीं दे सकता था, नहीं दे सकता था। बोलेगा भाई ये पेपर को मैं क्या करूं, हम होगा उनका रुतबा शान शौकत, हमसे क्या लेना देना उसका, हम क्या करें उस चीज का। तो आशीष भाई ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट लेके आए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके तहत उन्होंने ये कहा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कागज, जिन पर अगर आप लिख कर उसको रजिस्टर करवा कर आप पास ऑन करते हैं और ट्रांसफर करते हैं तो उनको मनी वर्थ माना जाएगा। ठीक है। अब 1881 के बाद क्या हुआ, जो शिवम भाई थे हमारे सप्लायर, आशीष भाई के सप्लायर, उनको पैसों की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया, बैंक के पास गए, 1 लाख रुपए का माल लिया हुआ था, इन्होंने रॉ मटेरियल लिया हुआ था, आशीष भाई ने 1 लाख का जो बिल था या प्रॉमिसरी नोट था या चेक था वो गए बैंक के पास दिए, बैंक को दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला कि भाऊ एक खाई का मजा, 1 लाख तो नहीं मिलेगा, 95,000 मिलेगा, मांगता है तो बोलो। ठीक है ना, चलेगा भाई, कहाँ 1 लाख रुपए में अटका के क्यों रखो अपना मार्केट के अंदर, दे 95 दे, 95 दे। तो शिवम भाई ने क्या किया, 95 लिए, 5,000 रुपया बैंक के पास, बैंक और आशीष भाई देखे। समझे? इसका कॉन्सेप्ट और भी बहुत डीप है, हम लोग आगे जब चैप्टर को ये एक्ट को पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, the word negotiable means transferable from one person to another, transferable to one person to in another in return for consideration, and an instrument means a written document by which a right is created in favor of some person. नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, एक पर्सन से आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इन रिटर्न ऑफ व्हाट, कंसिडरेशन, एज अ कंसिडरेशन, पैसों की जगह पे आप किसी के रिवॉर्ड के रूप में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड, बाय विच आपने लिख के दे दिया, और लिख के देने के कारण सामने वाले जो पर्सन है उसको अधिकार मिल गया है पैसा रिकवर करने का, पैसा रिकवर करने का। समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thus, a negotiable instrument is a document by which entitles a person to sum of money and which is transferable from one person to another. ठीक है? और नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, सबसे पहला फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा। नेक्स्ट वन, द कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के बेसिस पे ही तो हम ट्रांसफर करेंगे, ऑलवेज करेंगे क्या? नहीं। नेक्स्ट वन, डेट मेंशन होनी चाहिए वहां पर, है कि नहीं? कहाँ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कॉर्नर में एक डेट मेंशन होगी जो ये इंडिकेट करेगा कि ऑन दिस डेट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो। चेक के ऊपर हम लोग देखो कॉर्नर में डेट लिखते हैं राइट हैंड साइड में। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि ये डेट पे ये चेक बनाया गया है, चेक साइन किया गया है ये डेट पे। समझे? नेक्स्ट वन, रिकवरी, द होल्डर, जो जिस पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हाँ आशीष भाई के पास है, आशीष भाई रिकवरी कर सकते हैं वो अमाउंट का।
he has the right to recover that amount. समझे? Next one, time of acceptance. When a bill of exchange has been accepted, it is presumed that it was accepted within a reasonable time and its date and before its maturity. Time of acceptance कब होना चाहिए? Maturity date के पहले. Maturity date के पहले का होना चाहिए. और जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो मान लिया जाएगा कि उस दिन से मैच्योरिटी पीरियड का जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर का जो टाइम है, ध्यान से सुनना, आंखें बंद कान खोल लो, ध्यान से सुनो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर का जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? एक्सपायरी के बाद कि एक्सपायरी के पहले? क्या सर आप मजाक करते हो? एक्सपायरी के पहले ही होएगा ना. एक्सपायरी के बाद कैसे हो सकता है? मैच्योरिटी डेट आके गया, बिल ऑनर भी हो गया, आप कैसा कोई किसको में ट्रांसफर करेगा? बिल्कुल बहुत बहुत होनहार हो, बहुत होनहार. आगे, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स कितने हैं? द फर्स्ट वन, 3 है, होते बहुत सारे हैं और भी अलग अलग होते हैं, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 3 बताए गए हैं और कहा गया है कि इनकी तरह अगर कुछ और भी है तो उनको भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मान लेंगे. ठीक है. द फर्स्ट वन, प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट वन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. थर्ड वन, चेक. ठीक है. अब ये जो स्क्रीन पर आपको एक स्पेसिमेन दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही होगी, ये क्या है? ये है हमारा प्रॉमिसरी नोट. ये है हमारा प्रॉमिसरी नोट. ठीक है. A promissory note is an instrument in writing. अब राइटिंग का मतलब टाइप राइटिंग किया हुआ भी हो सकता है और प्रिंट किया हुआ भी हो सकता है. A promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or currency note. बैंक ने इशू किया हुआ नहीं और ना कोई करेंसी. ठीक है. ना डॉलर होगा, ना रुपया होगा, और ना बैंक ने कोई इशू करके दिया हुआ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. Containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. Section 4 of Negotiable Instrument Act कहता है कि जो मेकर मतलब जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, वो लिखता है कि मैं एट अ सर्टेन एक डेट पे मैं मिस्टर आशीष को, मिस्टर श्याम को, मिस्टर राजू को, किसी भी पर्सन को ये अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करता हूँ. ठीक है. और ये अनकंडीशनल होगा. द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट, जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो कौन होगा? वो हमेशा हमारा मेकर होगा. जो प्रॉमिसरी नोट जिसके नाम पर बनेगा वो होगा पे, मतलब उसको पेमेंट मिलेगा. ये है हमारा स्पेसिमेन को ध्यान से याद रखिएगा. आपका जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड के टॉप पे हमारा अमाउंट होगा फिगर्स में, देन राइट साइड प्लेस एंड डेट, देन हमारा जो कंटेंट होगा जैसे 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्याम और ऑर्डर द सम ऑफ द 1000. श्याम या फिर श्याम जिसको इशू कर देगा वो बिल या वो प्रॉमिसरी नोट, उसको मैं 1000 रुपीज पे करूंगा. ठीक है. फॉर वैल्यू रिसीव्ड, श्याम से मुझे जो वैल्यू मतलब जो काम उसने मुझे करके दिया उसके बेसिस पे मैं उनको पेमेंट करूंगा. समझे? देन राइट बॉटम राइट पे हमें हमारी जो एक्सेप्टर है, जो मेकर है, वो अपना स्टैम्प और सिग्नेचर करेगा. ओके. देन हम आगे बढ़ेंगे. आगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. एलिमेंट्स क्या है? द फर्स्ट वन, राइटिंग. इट शुड बी इन द राइटिंग. अब राइटिंग का मतलब बताया ना मैंने. राइटिंग का मतलब
राइटिंग का मतलब हमारा प्रिंट भी हो सकता है या फिर टाइप राइटिंग, क्या टाइपराइटर के ऊपर टाइप करवा के लिया, वो भी राइटिंग ही हो गया। और एल्स वर्ड में हमने टाइप किया, देन उसका प्रिंट निकाला, वो प्रिंट। ठीक है, चाहे प्रिंट में हो, टाइपराइटिंग में हो, चाहे रिटर्न इंक और पेन से लिखा हुआ हो, उसको हम प्रॉमिसरी नोट मानेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन, प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस होना चाहिए। हम प्रॉमिसरी नोट, नाम के अंदर ही प्रॉमिस आ रहा है, तो प्रॉमिस टू पे, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए कि हाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर आई एम बाउंड टू पे। ठीक है, द नेक्स्ट वन, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, डेफिनेटली पे करूंगा भाऊ, डेफिनेटली पे करूंगा। अनकंडीशनली, कंडीशन नहीं रखेगा, ऐसा नहीं कि हाँ भाई वो श्याम भाऊ अगर 1 महीने के बाद मेरे पास पैसा लेने के लिए लाल कपड़ा पहन के आएगा तो ही मैं पैसा देगा, नहीं, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखने का, ये अलाउड नहीं है, कर ला। मतलब अनकंडीशनल विदाउट एनी कंडीशन। भाई आपने, पर्सन ने आपको उस काम करके दिया है, उसकी कंसिडरेशन में आप दो, तो आप कंडीशन कैसे रख सकते हो कोई, है ना। देन द नेक्स्ट वन, साइंड बाय द मेकर, मेकर ने मैंने एक्सेप्ट, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना भाऊ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा थोड़ी प्रॉमिस होता है भाई, साइन करके देना, साइन करके देना तब मैं प्रॉमिस मानू, तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा तब ना मैं प्रॉमिस मानूंगा, समझे। सर्टन पार्टीज कौन कौन सी होगी, सिर्फ 2 होगी यहाँ पे, एक मेकर होगा, दूसरा पे। मेकर कौन, जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, और द सेकंड वन पे कौन, या तो जिसके नाम पे प्रॉमिसरी नोट बना हुआ है वो, या तो सेकंड वन कौन, वो जो पे है वो किसी और को अगर एंडोर्स कर देता है वो पे हो जाएगा, किसी और के नाम पे कर देगा, बहुत बढ़िया। देन सर्टेन सम ऑफ मनी, आप जो भी पे करोगे वो मनी, पैसा होना चाहिए, और पैसा कौन सा, लीगल। यहाँ देखो, द पेमेंट टू बी मेड अंडर द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन अ लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया। लीगल टेंडर होना मांगता है। अब तक बिटकॉइन को कोई लीगलिटी मिला है क्या, नहीं। मैं बोलूंगा भाई 10 तारीख 1 महीने के बाद मैं श्याम भाव को 10 बिटकॉइन दूंगा, परवड़ेगा क्या, नहीं भाई, ये लीगल नहीं है, लीगल टेंडर होना मांगता है, समझा। द नेक्स्ट वन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर प्रॉमिसरी नोट समझा सबको अच्छे से। प्रॉमिसरी नोट, एक पर्सन प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, प्रॉमिसरी नोट पे प्रॉमिस करेगा कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं पे करने का प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker। यहाँ पर भी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं भाई, कंडीशन कोई नहीं लगाएगा, है ना, काम किया है तुम्हारा, तुमको रॉ मटेरियल दिया है, सप्लाई किया, कंडीशन नहीं लगाने का। And a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money। किसी एक certain person को मैं certain sum of money पे करने का वादा करता हूँ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 के अंडर आएगा। सेक्शन 4 क्या कहेगा, मुझे किसके बारे में बताएगा, प्रॉमिसरी नोट के बारे में। सेक्शन 5 मुझे बताएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर मैं की पार्टीज की बात करूंगा, कितनी पार्टीज है, यहाँ पर 3 पार्टीज है मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। द फर्स्ट वन ड्रॉअर, जो बिल ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पर देखना थोड़ा अलग है। वहां पर जो प्रॉमिस करा था, प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस करा था
ही वॉज द मेकर ऑफ द बिल, है ना, वो मेकर था बिल का। यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसको ड्रॉ कह रहे हैं, दोनों जगह पे जो मेकर है। बट ये द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे, द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉअर। मतलब समझो आशीष भाई ने क्या किया था, मेक बनाया था बिल, उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई मैं पे करूंगा तुमको, प्रॉमिस नोट बनाया था, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको पे करूंगा। बट यहाँ पर आशीष भाई अगर प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाते हैं तो मेकर कौन होता है, श्याम भाव, समझ रहे हो, श्याम भाव मेकर होते और वो उनको ड्रॉअर कहा जाता। वो बिल ड्रॉ करते, बिल बनाते, ड्रॉ मतलब वो पेंसिल कलर से बना, कलर ड्राइंग नहीं, ड्रॉ मतलब वो बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं, ही इज द मेकर ऑफ द बिल। वो ड्रॉ कर रहे हैं बिल, बनाया उन्होंने बिल, आशीष भाई क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं पे करूंगा। तो आशीष भाई कौन हुए, ड्रॉई हुए। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। डायरेक्ट किसको डायरेक्ट किया गया पे करने के लिए, आशीष भाई को, ये भाई पे कर देना टाइम पे, मेरा फिट का पैसा खाने का नहीं, ठीक है। पे, द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड द पे। अब समझो कि जो श्याम भाव है वो कौन थे, ड्रॉअर थे, उन्होंने बिल ड्रॉ किया, अब उनको पैसों की जरूरत पड़ी, वो बैंक के पास गए या फिर उन्होंने अपने किसी क्रेडिटर को अपना बिल दे दिया। बिल अब किसके पास है, या तो बैंक के पास या क्रेडिटर के पास, जिसको आशीष भाई पैसा देंगे, आशीष भाई जिनको पैसा देंगे वो कौन बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा पे। समझा, आशीष क्या बोलेंगे, बड़ा पढ़ाता है। The drawer or the pay who is in the possession of the bill is called the holder। जिसके पास possession है, बिल का possession है, उसको होल्डर कहेंगे और वही हो जाएगा हमारा पर्सन पेई ऑफ द बिल। कर ला, ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का फुलफिलमेंट। यहाँ पर भी सेम चीज है बट यहाँ पे जो वर्डिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर हम मेन कंटेंट पाएंगे तो क्या लिखा है, 3 months आफ्टर द डेट पे टू राम। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, वहां पर प्रॉमिस कर रहा था, वहां पर मेकर प्रॉमिस कर रहा था, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि हाँ भाई पे करो, है ना। ड्रॉ जो है वो ऑर्डर दे रहा है, वहां पर प्रॉमिस था, समझे। फिर राइट साइड के बॉटम में आपको दिख रहा है स्टैम्प और साइन, देन इन द मिडल एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे हम। इट मस्ट बी इन राइटिंग, सबसे पहले मस्ट बी इन राइटिंग। अब राइटिंग का मतलब हमने प्रॉमिसरी नोट के अंदर भी देख लिया कि राइटिंग म्हणजे काय, राइटिंग प्रिंटिंग में भी हो सकता है, टाइप राइटिंग में भी हो सकता है और इंक और पेन के साथ भी राइटिंग हो सकता है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, ऑर्डर होना मांगता है इधर, प्रॉमिस नहीं होना। प्रॉमिस होएगा तो क्या, प्रॉमिसरी नोट, और ऑर्डर रहेगा तो क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं कि भाई अगर ये भाई वो अगर तुम हाथ पे जोड़ेगा ना तो ही देना पैसा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा। इट रिक्वायर्स 3 parties, 3 पार्टी होगी इधर, कौन, ड्रॉवर, ड्रॉई और द थर्ड वन पे, ड्रॉर ड्रॉई पे, ड्रॉर ड्रॉई पे, ठीक है, 3 पार्टी। ड्रॉर कौन, जो ऑर्डर देगा, बिल बनाएगा, ऑर्डर देगा कि हाँ भाई पेमेंट करना है। ड्रॉई जो एक्सेप्ट करेगा, पे जिसको पैसा मिलेगा, ठीक, बहुत मस्त। द पार्टी मस्ट बी सर्टेन, पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, ऐसा कोई भी अचानक कोई भी नहीं, फिक्स होनी चाहिए ना पार्टी। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, जो ड्रॉर है उसका भी साइन होना चाहिए और ड्रॉई जो है उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, ऐसा नहीं कि भाई आपका जितना मन करे उतना दे देना, नहीं, फिक्स अमाउंट, जैसे 40,000, 50,000, 5,000, 2,000, एक अमाउंट फिक्स अमाउंट होना चाहिए।
इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली। इधर हम सिर्फ पैसा पे ही करेंगे, सिर्फ पैसा पे करेंगे। 5,000 का है, भाई एक काम करना मेरा फर्नीचर लेके जाना, या फिर उसमें मैंने लिख दिया कि ऑर्डर टू पे फर्नीचर, फर्नीचर कैसा पे करेगा, सिर्फ मनी की बात करेंगे। द फॉर्मेलिटी लाइक नंबर, डेट, बाकी सारी जो फॉर्मेलिटी है, नंबर होगा, एड्रेस होगा, डेट होगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन होगी। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन, दोनों में बहुत जल्दी हम लोग प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम फर्क देख लेंगे क्या क्या है फर्क। द फर्स्ट वन, देयर आर प्रॉमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज, एक कौन थी हमारी, मेकर और पे। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज है। इट कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस हो रहा है, अनकंडीशनल प्रॉमिस हो रहा है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर है। द मेकर ऑफ द नोट इज द डेटर। द मेकर कौन है, मेकर यहाँ पे डेटर है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर मेकर जो है वो डेटर है, यहाँ पर जो मेकर है वो क्रेडिटर है। यहाँ पर मेकर डेटर, यहाँ पर मेकर क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर अपने डेटर को ऑर्डर दे रहा है कि भाई पैसा देना पड़ेगा, है ना। सॉरी, यहां पर जो हमारा मेकर है वो डेटर है, ठीक है। ही हिमसेल्फ अंडरटेक्स टू पे। और जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो ड्रॉवर है वो क्रेडिटर, जो ड्रॉवर है वो क्रेडिटर है, वही उधार दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मुझे पे करना, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। वो किसको ऑर्डर दे रहा है, अपने डेटर को। द लायबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ नोट इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। यहाँ पर जो मेकर का जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है और एब्सोल्यूट है। जब और यहाँ पर द लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉवर ऑफ अ बिल इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, ठीक है ना। A note cannot be made payable to the maker himself. अब वो नोट अपने मेकर खुद अपने आप को ले सकता है क्या, नहीं ले सकता। बट सोचो आशीष भाई ने श्याम भाई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया। आशीष भाई ने श्याम भाई ने क्या किया, वो बिल अभिषेक भाई को दिया। अभिषेक भाई उनका क्रेडिटर था, अभिषेक भाई को दिया। अभिषेक भाई का क्रेडिटर कोई था, सुजीत भाई को पे कर दिया उसने, अभिषेक भाई ने दिया। सुजीत भाई आशीष भाई के क्रेडिटर, सुजीत भाई ने क्या किया, आशीष भाई को दे दिया, ठीक है। सॉरी, आशीष भाई सुजीत भाई के क्रेडिटर थे, सुजीत भाई ने इनको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो वो बिल वापस घूम फिर के इनके पास आया कि, समझे। चेक क्या होता है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn upon a specified banker and payable on demand, and it includes the electric image of a check or a check in a electronic form. अब चेक जो टॉपिक है, चेक को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चेक के ऊपर हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अच्छी तरीके से एकदम डीप में देखो, ठीक है। कोई चीज अगर ऐसी है, कोई केस स्टडी है आपके दिमाग में, वो कमेंट कर दो, ठीक है। कुछ डाउट्स है वो कमेंट करो, डाउट्स के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्या पता किसी के काम आ जाए ये वीडियो, है ना। थैंक यू।